नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाणी ऑडियो लाइब्रेरी में। आज हम सुनने जा रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की किताब का 5वां अध्याय, द हिस्ट्री ऑफ एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन। दोस्तों, ये अध्याय एक ऐसी सच्चाई को उजागर करता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग आज भी अनजान हैं कि अमीर लोग सिर्फ पैसे के खेल में नहीं बल्कि कानून के खेल में जीतते हैं। शुरुआत होती है एक दिलचस्प तुलना से, जहां गरीब और मध्यम वर्ग रॉबिन हुड की कहानी के जज्बे में जीते हैं, लेकिन अमीर लोग उसी कहानी के पीछे छिपे सिस्टम को समझते हैं और इसी वजह से टैक्स का बोझ गरीब और मिडिल क्लास पर बढ़ता जाता है, लेकिन अमीर उससे बच निकलते हैं। ये अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे इतिहास में टैक्स सिर्फ अमीरों पर लगाने के नाम पर शुरू किए गए, लेकिन धीरे धीरे ये बोझ उन्हीं लोगों पर आ गया जिन्होंने इस कानून को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। और फिर आता है असली रहस्य, कॉरपोरेशन का कमाल। एक ऐसा कानूनी ढांचा जिसे अमीर लोग ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं, अपने पैसों की सुरक्षा के लिए, टैक्स कम करने के लिए और अपनी संपत्ति को लगातार बढ़ाने के लिए। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग पैसा बनाने के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं और कॉरपोरेशंस उन्हें यह शक्ति देती है, चाहे वह टैक्स बचत हो, संपत्ति की सुरक्षा हो या वेल्थ को कई गुना बढ़ाने की क्षमता। तो आइए दोस्तों, इस अध्याय में हम समझेंगे कि कॉरपोरेशंस सिर्फ एक कंपनी नहीं होती, बल्कि एक शक्ति है, एक ऐसा कानूनी हथियार जिसके बिना फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर अधूरा है। तैयार हो जाइए सीखने के लिए वह ज्ञान जिसे अमीर लोग पीढ़ियों से छुपाए हुए हैं। सोचिए, अगर रॉबिन हुड की जो कहानी हम सब ने सुनी है, अमीरों से लेकर गरीबों को देना, वो असल में एक बहुत बड़ा धोखा हो, तो आज हम एक ऐसी किताब के एक आइडिया को डिकोड करने वाले हैं जो टैक्स और पैसे को लेकर हमारी समझ को पूरी तरह से हिला सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। किताब के लेखक बताते हैं कि उनके अमीर डैड ने रॉबिन हुड को हीरो नहीं बल्कि एक बदमाश कहा था। अब ये इस बात सुनकर थोड़ा झटका लगता है ना, क्योंकि बचपन से तो हम सब यही सुनते आए हैं कि रॉबिन हुड एक हीरो था जो अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद करता था। तो फिर यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये कैसे हुआ? कैसे अमीरों पर टैक्स लगाओ जैसा एक अच्छा लगने वाला आइडिया असल में उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा जिनकी भलाई के लिए इसे बनाया गया था? चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस कहानी की परतों को खोलना होगा जो हम सब जानते हैं और शायद पसंद भी करते हैं, यानी रॉबिन हुड का मिथक। देखिए, आमतौर पर तो यही माना जाता है ना, कि टैक्स का सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि अमीरों को सजा मिले और उस पैसे से गरीबों और मिडिल क्लास की मदद हो, मतलब दौलत का थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके। यही तो वो मशहूर रॉबिन हुड वाली थ्योरी है। लेकिन किताब की कहानी कुछ और ही है। असलियत ये बताई गई है कि अमीर लोग भारी भरकम टैक्स देते ही नहीं है, जी हाँ, बल्कि असली बोझ तो मिडिल क्लास उठाता है। और सिर्फ कोई भी मिडिल क्लास नहीं, बल्कि खास तौर पर पढ़े लिखे ज्यादा कमाने वाले लोग, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, छोटे मोटे बिजनेस ओनर्स। अब ये वाकई में एक बहुत बड़ा दावा है। तो सवाल है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? इस पूरे तर्क को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा, टैक्स के इतिहास में, क्योंकि इसकी जड़ें वही हैं। देखिए, मजे की बात यह है कि इनकम टैक्स जैसी कोई चीज शुरू में परमानेंट थी ही नहीं। चाहे ब्रिटेन हो या अमेरिका, इसे बस किसी बड़े संकट से निपटने के लिए एक टेम्पररी जुगाड़ की तरह लाया गया था, जैसे कि कोई जंग। लेकिन फिर धीरे धीरे ये टेम्पररी जुगाड़ एक परमानेंट चीज बन गया, पहले 1874 में इंग्लैंड में और फिर 1913 में अमेरिका में। तो सवाल ये है कि आम जनता को एक परमानेंट टैक्स के लिए राजी कैसे किया गया?
भाई एक बहुत ही आकर्षक वादे के साथ। वादा ये था कि ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ अमीरों पर लगेगा। मतलब ये एक बहुत ही सिंपल डील थी। अमीरों से टैक्स लो और बाकी सबकी बल्ले बल्ले। लेकिन हुआ क्या? होना क्या था? एक बार सरकार को इस पैसे का चस्का लगा तो उसकी भूख बढ़ती ही चली गई। और फिर बहुत जल्द टैक्स का दायरा फैलाकर मिडिल क्लास और यहां तक कि गरीबों तक को लपेटे में ले लिया गया। मतलब उन्हीं लोगों को जिन्होंने इस कानून के लिए वोट किया था। है ना कमाल की आयरनी? तो जब टैक्स का बोझ बढ़ने लगा तो अमीरों ने क्या किया? बस यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है और हम इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में पहुंचते हैं। कॉरपोरेशंस की ताकत, जिसे किताब में अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य भी कहा गया है। ये लाइन बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझिए। अमीर लोग चुपचाप बैठकर ज्यादा टैक्स नहीं भर देते। वो बस सिर झुकाकर कानून मान नहीं लेते, वो रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो अपने पैसे, अपनी पावर और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इस खेल को अपने फेवर में मोड़ सकें। तो ये कॉरपोरेशन आखिर है क्या भला? देखिए, ये कोई बड़ी सी बिल्डिंग या कोई फैक्ट्री नहीं है। असल में ये सिर्फ एक फाइल फोल्डर है। कुछ कानूनी कागजात हैं जो एक लीगल बॉडी बना देते हैं। एक ऐसी लीगल बॉडी जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। ये कानूनी कवच है जिसे अमीर लोग अपनी दौलत को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। और ये स्लाइड ये कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा फायदा दिखाती है। चलिए इसे आराम से समझते हैं। एक तरफ हैं वो लोग जो किसी कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं। वो पहले पैसा कमाते हैं, फिर उस पर टैक्स देते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। सीधा सा हिसाब। लेकिन दूसरी तरफ हैं वो लोग जिनके पास अपना कॉरपोरेशन है। उनका गेम बिल्कुल अलग है। वो पहले कमाते हैं, फिर वो खर्च करते हैं और उसके बाद जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। सोचिए, एक कॉरपोरेशन पहले अपने सारे जरूरी खर्चे जैसे बिजनेस ट्रिप, नई कार, मील्स, ये सब निपटाता है और फिर बचे हुए प्रॉफिट पर टैक्स देता है। ये बस सीक्वेंस का एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन लंबे समय में ये हजारों लाखों रुपए के टैक्स का फर्क पैदा कर देता है। तो इस खेल को स्मार्टली खेलने के लिए एक खास तरह की समझ चाहिए, जिसे किताब में फाइनेंशियल आईक्यू कहा गया है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये पैसे की प्रैक्टिकल समझ है। और ये फाइनेंशियल आईक्यू ये 4 चीजों पर टिका है। इन्हें 4 सुपर पावर भी कह सकते हैं। पहला, अकाउंटिंग, मतलब नंबरों की भाषा को समझना। दूसरा, इन्वेस्टिंग, यानी पैसे से पैसा बनाने की कला। तीसरा, मार्केट को समझना, मतलब सप्लाई और डिमांड का खेल जानना। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है कानून, मतलब टैक्स के फायदों और कानूनी सुरक्षा के बारे में जानना, ताकि खेल के नियमों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सके। तो चलिए इसके 2 सबसे बड़े फायदों पे नजर डालते हैं। पहला है टैक्स का फायदा। कॉरपोरेशन होने पर कई खर्चे जैसे कुछ हॉलिडेज, कार पेमेंट्स या बिजनेस मील्स टैक्स चुकाने से पहले के पैसे से किए जा सकते हैं। मतलब वो खर्चे आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर देते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है मुकदमों से सुरक्षा। अगर कोई बिजनेस पर केस कर दे तो पर्सनल संपत्ति जैसे कि घर या सेविंग्स आमतौर पर सुरक्षित रहती हैं। वो उस कॉर्पोरेट शील्ड के पीछे सेफ होती हैं। इसको ऐसे समझिए, इन कानूनी तरीकों के बिना दौलत बनाना और इनके साथ दौलत बनाना, इसमें उतना ही फर्क है जितना कि पैदल चलने और हवाई जहाज में उड़ने में है। ये लंबी रेस में वेल्थ बनाने की स्पीड को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। तो ये सारी बातें हमें कहां लेकर जाती हैं? आखिर में ये सब सिर्फ जानकारी या ज्ञान के बारे में नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट के बारे में है। सोच में एक बुनियादी बदलाव के बारे में। यहां 2 बिल्कुल अलग अलग सलाहों की सीधी टक्कर है। एक तरफ है पढ़ी लिखी पारंपरिक सलाह, कॉर्पोरेट लैडर पर ऊपर चढ़ो, मतलब एक अच्छी कंपनी में नौकरी करो और प्रमोशन पाते जाओ। यह है एक एम्प्लॉय का माइंडसेट। और दूसरी तरफ है अमीर सोच, उस लैडर के ही मालिक क्यों ना बन जाओ। यह है एक ओनर, एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट। और इस माइंडसेट के फर्क का नतीजा क्या होता है? किताब के मुताबिक बिना फाइनेंशियल नॉलेज के एक आम इंसान हर साल लगभग 5 से 6 महीने सिर्फ और सिर्फ अपना टैक्स चुकाने के लिए काम करता है। जरा सोचिए इस बारे में। साल के लगभग आधे महीने बस टैक्स भरने के लिए।
तो फिर इस पूरे खेल में हारता कौन है? तर्क ये दिया गया है कि हारते वो लोग हैं जो अनजान हैं, वो लोग जिनके पास ये जानकारी नहीं है, वो लोग जो हर सुबह उठते हैं, मेहनत से काम पर जाते हैं और ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस खेल के असली नियमों को नहीं समझते। और बस यहीं पर ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और बहुत दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। सीडी के मालिक क्यों न बने? ये सवाल सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये सवाल है कंट्रोल का, आज़ादी का और अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को खुद डिजाइन करने की ताकत का। धन्यवाद दोस्तों इस अध्याय को सुनने के लिए। आशा है कि आपको ये सीख उपयोगी लगी होगी। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक ऑडियो के लिए हमारे चैनल वाणी ऑडियो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।